हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। दिस इज विकास सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी पुणे। सो कल ही एनडीए का एग्जाम हो चुका है। सो उसका आंसर की हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। ऑलरेडी आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है। यू कैन डाउनलोड इट एंड चेक इट आंसर्स। सो जो गैट का पेपर है वो जो हम जिस पे डिस्कस करेंगे। सो सबको पता होगा गैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वन इज पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश और पार्ट बी में जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूँ। जैसे आप देख पाते हो चार सेट्स होते हैं। जो क्वेश्चन सेट ए में फर्स्ट होगा वो बी में 46 क्वेश्चन होगा, सी में 16 और डी में 31। उसके हिसाब से आपको ये सारे आंसर चेक करने। जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था दैट इज ऑन द कंप्रहेंशन। तो उसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उससे आपको आंसर्स निकालने पड़ते हैं। तो जो पैराग्राफ था इसमें कुछ इकोलॉजिकल चीजें दी थी, अपार्ट फ्रॉम इट कुछ ह्यूमंस के साथ में कैसे वो स्पेसिस काम करता है उसके रिगार्डिंग ये पैसेज था। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू 20th सेंचुरी एडवांसेस नॉट सीम्स सस्टेनेबल। आपको क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ के या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ो उसके बाद पैसेज में जाओ, या फिर आफ्टर रीडिंग द पैसेज यू कैन आंसर द क्वेश्चन। 46 का आंसर जो था बी, ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है 47 इन सेट बी। सेट ए में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट पुशेस फार्मर्स इनटू द इनटू प्लेसेस अनसुटेड फॉर एग्रीकल्चर। तो 47 का जो आंसर रहता है ए, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आप पढ़ के भी ये सारे आंसर्स कर सकते हो, काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस थे ये भी। तो इसका आंसर आता है वर्ल्ड वॉर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। तो वापस पैसेज पढ़ के इसका आंसर आप दे सकते हो। द फोर्थ जो इसका आंसर होगा, फोर्थ क्वेश्चन का, दैट इज आंसर ए। उसके बाद एक इन्होंने सिनोनिम्स पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मींस इंकर्जन। तो उसका आंसर होता है इन्वेंशन, मतलब अतिक्रमण, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी ग्रामर से उठाए। एक क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना। डायरेक्शन आप खुद से पढ़ सकते हो या फिर आपने पढ़ा भी होगा, सो आपको उसका आइडिया आ गया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहला क्वेश्चन था, आयुषी सेड टू द ग्रुप, वी हैव हैड इनफ ऑफ सफरिंग टुडे, इट इज द टाइम टू मार्च फॉरवर्ड। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इसमें हैव था और ऑलरेडी हैड आया था, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है टेंस में। ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना था जहां पे दो हेड थे। ऑलरेडी हेड तो आ चुका था, यहाँ पर भी हेड चाहिए। अगर आप गो थ्रू करोगे तो ऐसे दो या तीन ऑप्शंस में आपको मिल जाता है। सेकेंड, इसमें जो कीवर्ड था दैट इज टुडे। टुडे को जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बोलते हो तो उसको आपको अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसका आंसर आता है ए, दैट इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ये भी डायरेक्ट कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में ही था। वापस सेम चीजें है। एक इसको बोला जाता है लास्ट टाइप का स्टेटमेंट था, उसको आपको इसको अच्छे से कन्वर्ट करना था। इसका ऑप्शन आता है ए, द कैप्टन रिग्रेटेड दैट दे हैड लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी, अलोकाश शीला वेयर शी हैड बीन वीक बिफोर। ठीक है, इसमें भी वापस देखो, लास्ट वीक इज अ कीवर्ड, वेयर इज अ कीवर्ड। आपको बस टेंस चेंज करना था उनका। द किंग हु पीपल लव्ड बिल्ड द कैसल 5 centuries एगो। तो इसमें आपको वॉइस पूछा था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का डायरेक्टली क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे। जो 39 क्वेश्चन है इन द सेट बी, और ए का जो 9 क्वेश्चन था, उसको अगर आप देखोगे तो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पहचानना पड़ता है। फिर वापस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाओ, लाइक दैट आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। 9 का जो आंसर है, 9 का आंसर है ऑप्शन ए। 10 सेम क्वेश्चन है 40, द कंपनी हैज रिक्रूटेड 400 इंजीनियर्स हु विल हैव कंप्लीट एन इंटर्नशिप फॉर 4 वीक्स। इसमें दो सेंटेंस को हु से कनेक्ट किया गया था। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है, सेकंड ऑब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद इसको आपको कन्वर्ट करना है। जो 10 क्वेश्चन है सेट ए का, उसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट जाते हैं, दो वर्ड्स दिए थे, उसके मीनिंग्स आपको ढूंढने थे, और मैक्सिमम बार इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड दिए जाते हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। अगर आप सेल्डम देखोगे और ऑफन देखोगे, इट्स अ निगेटिव वर्ड और ये पॉजिटिव वर्ड है। ऑफन मतलब रेगुलर बेसिस, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी वो आता है। हार्डली आप इसका बोल सकते हो। 41 या फिर 11 का आंसर होगा, दैट इज आंसर ए। एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ, चलो। नेक्स्ट जाते हैं, ओरियो रिव्यू। ओरियो मतलब रहता है समरी टाइप रहता है, जो कभी कोई टीचर या फिर कोई प्रोग्राम में दिया जाता है। रिव्यू मतलब आफ्टर द एनालिसिस उसको थोड़ा ग्रो थ्रू करना पड़ता है। जो 12 आंसर है, 12 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं 42, ओवरकम सक्सीड। उसका जो आंसर आएगा 13 का आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्बेड एंड इम्ब्यू।
एम्बेडेड का मीनिंग होता है जैसे मान लो कोई आजाद हो गए, ठीक है, जिसमें दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे, लाइक एक में था कि जैसे सॉरी, एम्बेड का मीनिंग रहता है इम्प्लांट करना, ठीक है, और इम्ब्यू का मीनिंग होता है इनकलकुलेट करना, मतलब किसी भी के अंदर वो चीजें ढालना। तो इसका जो ऑप्शन आता है दैट इज ऑप्शन बी। 45 इमेंसिपेट एंड एम्पावर, इसका जो ऑप्शन आता है 45 का दैट इज ऑप्शन बी। इमेंसिपेट मतलब होता है लिबरेट एंड एम्पावर का मतलब होता है ऑथराइज। उसके बाद एक सेंटेंस था, लाइक वी कैन हैव इट की सिनोनिम्स, आप इसमें एक सेंटेंस फ्रेज दिया तो उसका मीनिंग आपको ढूंढना था। द प्रोफेसर हैज बीन एबल टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन हर स्टूडेंट। अभी देखो, अगर आपको थोड़ा रीडिंग का भी हैबिट होगा इंग्लिश में तो आपको ये पेपर बहुत इजी गया होगा। थोड़ा मीनिंग भी आप इसको समझ सकते हो कि थोड़ा गेस करके भी इसके आंसर्स आते हैं। द प्रोफेसर हैज बीन एबल टू इंस्टिल, इंस्टिल मतलब होता है कोई भी टीचर खुद के स्टूडेंट में कुछ चीजें इनकलकुलेट करता है। तो इरेडिकेट मतलब निकाला गया नहीं कॉन्फिडेंस, अनलाइक मतलब तो अगर आप ऑप्शन इलिमिनेशन टेक्निक से भी जाते हो तो इसके आंसर आना चालू हो जाते हैं। सो जो 16 फिर 26 क्वेश्चन उसका आंसर आता है इनकलकुलेट। द मेंबर ऑफ द ग्रुप एक्सप्रेस देयर एलिजेंस टू देयर लीडर। अभी एलिजेंस मतलब होता है लॉयलिटी। तो इसको अगर आप देखोगे तो तीन वर्ड्स आते हैं एंटोनिम्स, एक ही आता है सिनोनिम्स, दैट इज द कमिटमेंट। नेक्स्ट, द इनस्क्रूटेबिलिटी सराउंडिंग द इंसिडेंट रिमेन्स अनरिजॉल्व अंटिल द एंड ऑफ द मूवी। इसका मतलब होता है जैसे मान लो वे गए चीजें, मतलब किसी को पता नहीं है, मिस्टीरियस है, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में उसको रहस्यमय चीज है। तो इसका जो ऑप्शन ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज मिस्ट्री। द डॉजी बिहेवियर ऑफ द लीडर लेड टू हर फॉल, अगर आप इसका मीनिंग भी थोड़ा गेस करते हो, सो जो लीडर है उसको उसका लॉस हुआ है। लॉस होने का मतलब क्या होता है, जैसे वो गिर गया मतलब उसने कुछ ना कुछ बुरी चीजें की होंगी। सो उसमें देखिए, अभी इसमें काफी सारी सिनोनिम्स है। सो इसमें दो ऑप्शन मोस्ट करेक्ट हो सकते हैं, डोबियस एंड डिसऑनेस्ट। तो इसमें से मोस्ट करेक्ट अगर पूछा तो ऑप्शन सी होगा, दैट इज डिसऑनेस्ट। 30 जाते हैं। People have been advised not to venture into sea as the weather is likely to be inclement। मतलब होता है कि वेदर खराब हो चुका है जिसके कारण आपको सी में जाना नहीं है। तो वापस मतलब आप इसमें कर सकते हो कि खराब का मतलब काम, प्लीजेंट, इंडिजन तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, स्किल। S1 S2 दो स्टेटमेंट दिए थे, दे फॉलोड द सीडीएस फॉर्म। इस बार भी उन्होंने कुछ तो भी अलग किया है। तो सीडीएस के जो भी स्टेटमेंट रहते हैं, इट इज अ फॉर्मेट ऑफ अ सीडीएस जिसमें S1 एंड S6 ऐसे दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और चार आपको उसमें अरेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर ही मैं आपको बताते जाता हूँ। आपको ये अरेंज करना है। सो 21A का और 31B का, उसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट जाते हैं 32, उसका आंसर होगा बी वापस। नेक्स्ट ए 33 का, 24 इसका आंसर होगा डी। ये आप एक बार चेक कर लेना, आपको एक रीड करते हुए सारे आंसर्स आप सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर आता है बी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, इसमें भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको गेस करके आंसर देने हैं। आई कांट बी बॉदर टू टेल हिम व्हाट आई थिंक, ही वुड नॉट लिसन टू मी। ठीक है, इसमें मीन वाइल, इन एनी केस, इन द मीन टाइम, समहाउ, तो देखो दोनों स्टेटमेंट वापस कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मीनिंग अगर आपने थोड़ा तो भी गेस किया तो आपको इजीली इसके आंसर्स आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर आता है 26 का, दैट इज बी, दैट इज इन एनी केस। नेक्स्ट जाते हैं। इफ द रेफरी पॉइंट्स हिज फिंगर्स दिस इंडिकेट्स दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, अभी इसमें भी ऑन कॉन्ट्ररी मतलब होता है उल्टा, मतलब रेफरी ने पॉइंट करने के बाद में वो रॉन्ग नहीं राइट है, तो ये तो पहला ऑप्शन गलत होगा। तो वापस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि काफी सारे क्वेश्चंस इसमें इलिमिनेशन टेक्निक से भी आप सॉल्व कर सकते थे, और थोड़ा आपका इंग्लिश अगर थोड़ा अच्छा होगा तो यू कैन इजीली टैकल दिस क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आता है, दैट इज आंसर डी, दैट इज एज रिगार्ड्स ब्लैंक हैव यू हैव बीन लॉयल लोकल लाइब्रेरी एट, तो इसका आंसर आता है इंसिडेंटली। कभी कभार वुमेन आर हेल्दियर एंड आर लिविंग लॉन्गर देन एवर बिफोर, इंडीड एन एवरेज दे कैन एक्सपेक्ट टू लाइव 5 years लॉन्गर देन मैन टू द लार्ज एक्सटेंट, इसका प्रॉपर आंसर हो सकता है। द डिफरेंस इज दैट आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड करियर दैट आई लव एंड fill in the blanks, I am getting paid reasonably for it, तो briefly broadly speaking what is more, so थोड़ा add on income है इसलिए इसको हम बोल सकते हैं what is more is the correct one। fill in the blanks, the government of India has followed the policy of trying to improve the relations with the neighbors, so it is a general statement जो काफी बार आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, तो इसका आंसर आता है इन जनरल। नेक्स्ट आता है fill in the blanks, the issue is likely to be discussed when the council meets next time।
एक काउंसिल है, उनको एक इशू डिस्कस करना है, तो वापस अकॉर्डिंगली लाइकवाइज ब्रीफली इसके अलावा जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा दैट इज एज पर द रिपोर्ट्स. Fill in the blanks. You need to consult a physician to have a clear idea of what the disease is about. तो इनमें इसमें भी देखिए कुछ अगर हो चुका है उसको तो इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, इन केस, इन दैट केस एंड इन दिस केस. लेकिन दिस अगर प्लूरल है तो इसके सामने एस भी लगना चाहिए. सो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए. इन द ईयर एगो पीरियड द करंट अकाउंट डिफिशिएट स्टूड एट 1.3 बिलियन. तो इसका ऑप्शन होता है नोटेबली, मतलब एक नोट दिया है किसी फैक्चुअल चीजों के बारे में तो आपको गेस करना था. फिर इन द ब्लैक द रिकॉर्ड्स हैव बीन कंप्लीटली अंडर डिटरमाइंड बाय द शॉडी बुक कीपिंग. तो इसमें भी ऑप्शन आता है दैट इज दी हेंस. देख जाते हैं अभी इन्होंने क्या किया था, एक वर्ड दिया था, वर्ड के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना था. तो पहला वर्ड था इनफेलिसिटी. इनफेलिसिटी मतलब होता है गलत चीज करना है, फिर आप बोल सकते हैं इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो इसका ऑप्शन आता है बी. नेक्स्ट, कोरोलरी मतलब होता है जो भी चीज नेचुरली हो सकती है, तो अगर आपने ऑप्शंस देखे तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट, क्वार्टरली मतलब होता है कि जैसे कंफ्यूज थिंग्स, आप कंफ्यूज हो चुके हो सिचुएशन में, तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन ए. प्रेजम्पशंस मतलब होता है किसी को गेस करना है, फिर कुछ चीज हो रहा है तो उसका कल्पना करना, ये सारी चीजें रहती है उसमें, तो ऑप्शन आता है ऑप्शन डी. लास्ट आता है स्मग. स्मग मतलब होता है कॉन्फिडेंट बनना, या फिर जिसको थोड़ा ज्यादा हम बोल सकते हैं घमंडी टाइप का भी होता है, दोज हु आर वेरी मच कॉन्फिडेंट. तो स्मग का आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन ए. वापस पीक्यूआरएस के स्टेटमेंट है ना, मैं इसको भी डायरेक्टली आपके साथ ये करता हूँ. लाइक पहले का ऑप्शन होगा डी 41. 42 क्वेश्चन है उसका भी ऑप्शन होगा ए. आपको बस रीड करना है, क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज करना है, नहीं तो आप पीक्यूआरएस से भी इनवर्स जाके इसको अरेंज कर सकते हो. 43 का जो ऑप्शन होगा दैट इज सी. 44 ऑप्शन इज ए. एंड लास्ट वाला जो था इसका 45 डी. तो पीक्यूआरएस के 10 क्वेश्चन आए थे टोटल, बस आपको उसको टैकल करना था. नेक्स्ट जाते हैं वापस फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ग्रामर टाइप था. इस बार उन्होंने स्पॉट एरर्स पूछा नहीं है, लाइक बेसिक ग्रामर के ही क्वेश्चंस थे थोड़ा. अगर आप रेगुलर रीडर होंगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. इट डज नॉट लुक लाइक ही इज गोइंग फिल इन द ब्लैंक्स इन हिज स्टडीज देन व्हाट वाज प्रेडिक्टेड बाय हिज स्कूल प्रिंसिपल. तो अगर आप इसमें देखोगे, सो एनी फर्दर एक कंपैरिजन करता है, जो बाकी के दो है दीज आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस. इसका ऑप्शन होगा कंपैरिजन कर रहे हैं हम उनके बीच में बिकॉज ऑफ स्टडीज और उसके बिहेवियर के बारे में, तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज ए. फिल इन द ब्लैंक्स ऑल द कंफ्यूजन द थीप मेड इज क्वाइट गेट अवे. तो इसमें अमंग, अमंग्स, अमिस्ट, अमिट, ये सारी चीजें. अमंग, अमंग्स जो चीज यूज किया जाता है दैट इज फॉर द पर्सन, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए यूज करना था. सो दोनों में से वापस दोनों भी आंसर सही हो सकते हैं. लेट्स सी यूपीएससी क्या देता है, बट जो most correct option on that is option C. The intricate operations on the patients required the expertise of an specialist. है तो easy था बहुत भाई, C option है. There are fill in the blanks 30 students inside the classroom at any time. 30 student is a countable noun जिसके सामने few आना चाहिए. So एक ही ऑप्शन था fewer than, और नीचे वाले में तो then था. और लास्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है देयर आर मेनी banded ब्लैंक व्हीकल्स ऑन द हाईवे ड्यू टू सडन लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड होने के बाद में काफी सारे व्हीकल्स वहां पे थे, तो स्टेशनरी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड एक ऐसे वर्ड रहता है जिसको बोला जाता है हिंदी मराठी में जैसे वो वहां पे थोड़ा ये हो गए, मतलब स्टक हो गए, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी. सो ये था इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, काफी इजी क्वेश्चन पेपर था. लेट्स से कि ग्रामर ऐसे कुछ स्पेशल पूछा नहीं था, जो डे टू डे लाइफ में चीजें होती है. अगर आप देखोगे तो 10 क्वेश्चंस आए थे पीक्यूआरएस के ऊपर, 5 क्वेश्चंस आए थे कंप्रेhensions के ऊपर, और 10 के अलावा कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस आए थे होकैप के ऊपर, और फिल इन द ब्लैंक्स के 10. ऐसे ग्रामर का भी पार्ट्स में थोड़ा इंक्लूड था, लेकिन डायरेक्ट स्पॉट एरर्स वाले क्वेश्चंस इस बार नहीं पूछे थे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट बी दैट इज जीके एंड जीएस वाला पार्ट, जिसमें ए सेट में 51 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है फिजिक्स का. सो लेट्स स्टार्ट. अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस. तो हमने काफी बार ये देखा भी है, तो लेंस मैटर करता ही नहीं, वर्ड मैटर करता है. व्हेन देयर इज अ वर्ड कॉन्केव तो फोकल लेंथ के साथ में निगेटिव साइन लगा दो. पावर पूछा है भाई, तो पावर का जो फॉर्मूला रहता है पावर अपॉन 1 अपॉन फोकल लेंथ. सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो -1.0.5 10 के साथ मल्टीप्लाई 10 के साथ डिवाइड करके देखो. सो -1 अपॉन कितना आएगा 5, सो -0.2 विल बी द आंसर. सो इसमें अगर आप इलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करते हो तो प्लस वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे. ठीक है, विदाउट सॉल्विंग भी आंसर कैसा आता है मैं आपको बता सकता हूँ. 0.4 हो ही नहीं सकता, उसको इन्वर्स करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बचता है भाई ऑप्शन डी. नेक्स्ट, द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स
एक्सपीरियंस बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप थोड़ा देखोगे ना तो ये सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस थे मैक्सिमम इसमें। सो जिस बंदे ने पीवाईक्यूज अच्छे से किए होंगे उसको इजीली क्वेश्चंस आएंगे। ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछ चुके हो ऑलरेडी। सो इसका ऑप्शन आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल थंब रूल कहा जाता है, जो एक करंट कैरिंग वायर के लिए डिनोट किया जाता है, जिसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसके लिए यूज किया जाता है। 1 पार्सेक इज अ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ, अभी दिस इज अ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर आता है एयू, मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पार्सेक भी एक यूनिट होता है जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आता है। 2 × 10⁵ AU, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट? व्हाट इज द सेकेंड लॉ? एफ इजिकल्स टू एम ए, भाई पहला स्टेटमेंट आता है। दूसरा फॉर्मूला होता है डीपी अपॉन dt। बस ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको पता होंगे यू कैन इजीली आंसर। द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द बॉडीज एक्सेलरेशन, तो पहला फॉर्मूला बताता है। द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, सही है। फिजिक्स में अगर फॉर्मूला एफ इजिकल टू एम ए रहता है, इसमें देखो एफ बार इज अ वेक्टर, ए बार इज अ वेक्टर एंड एम इज अ स्केलर। सो एफ बार और ए बार दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन रहता है वो हमेशा सेम रहता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है। हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है इसमें, ठीक है। सो सी ए द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये सेकेंड फॉर्मूला हमें बताता है। एंड लास्ट वाला है द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द बॉडीज मोमेंटम। बॉडीज के मोमेंटम को नहीं होता है, वो कहाँ पे होता है? चेंज इन मोमेंटम को होता है। तो डी इज द आंसर। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 310 टू 340 केल्विन। अभी देखो केल्विन में भी डिफरेंस 1 का रहता है, सेल्सियस में भी 1 का रहता है। सो 10 से 20 भी जाता हूँ तो 10 से बड़ा, डिग्रीज में भी बढ़ता है 10 से, और केल्विन में किससे बढ़ता है? 10 से। या फिर आप वो C/100 के अपॉन वो वाला फॉर्मूला यूज करके भी इसको निकाल सकते हो। तो डिफरेंस निकाल लो सीधा 10 का। सो आंसर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। Which one of the following statement for the work done by gravity on the body is not correct? मतलब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। तो ग्रेविटी फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटी फोर्स का जो वर्क डन होता है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आप इसमें ऑप्शंस देखोगे तो ए और सी ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और डिपेंड्स ऑन पाथ, तो बी और डी के बारे में नहीं सोचा तो भी चल सकता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आता है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो 4 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें आपको इसको सॉल्व करना था। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके साथ में वेक्टर नहीं रहता है, तो करेक्ट ढूंढना है इसमें। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में इनकरेक्ट था, इसमें करेक्ट था, तो थोड़ा उन्होंने वर्डिंग किया है। वी गो डीपर इन अ लिक्विड द प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, ये भी गलत है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, सॉरी इट इज अ सही स्टेटमेंट है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी गलत है। गलत मतलब स्टेटमेंट गलत है लेकिन ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आ नहीं सकता है, ठीक है। और लास्ट वाला है पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी दिमाग क्या लगाना था, पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट था, उन्होंने रेफरेंस भी दिया था फर्स्ट ऑप्शन में। सो प्रेशर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। सो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसको ही भाई पास्कल कहते हैं बिकॉज इसने उसको ढूंढ के निकाला था। एक्सरे, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है। अभी एक्सरे का जो वेवलेंथ रहता है दैट इज फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। अभी इसमें दो ऑप्शन भी सही आ सकते हैं। लेट्स से अभी वो यूपीएससी कौन सा ऑप्शन देता है, सो ए एंड डी, इसमें आप दोनों भी सही टिक कर सकते थे। टेलीस्कोप रहता है एग्जैक्टली माइक्रोस्कोप का उल्टा, ठीक है। तो आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों में रहता है, बस आपको उसका टेबल निकाल के कंपेयर करना था। सो टेलीस्कोप रहता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है उसका एरिया अपर्चर मतलब जो उसका साइज रहता है प्लस फोकल लेंथ दोनों भी लार्जर रहते हैं, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का इसमें ए पूछा था, लाइक डायमेंशंस पूछा था। अगर आपको डायमेंशंस पता भी नहीं तो आप निकाल सकते थे। E इज इक्वल्स टू एच एफ। एनर्जी के डायमेंशंस याद होने चाहिए। सो डायमेंशंस आते हैं एनर्जी के M1 L2 T-2। एच के डायमेंशंस निकालने हैं, और एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, उसका डायमेंशन रहता है T-2। अगर आपने देखा तो इसका डायमेंशन आता है M1 L2 T-1, ठीक है। अभी ऐसे ऑप्शन किधर भी आपको दिख नहीं रहा है तो मोमेंटम आपको इसको रिवर्स करना था। रिवर्स मतलब कैसे, मोमेंटम का फॉर्मूला mv रहता है, तो डायमेंशंस M1 L1 T-1, तो मैच नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट को तो हो ही नहीं सकता, टॉर्क भी हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा है? एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज अ mv, और r के साथ उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। r इज अ रेडियस। द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है भाई, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एफ एक्स कॉस थीटा
एक तो 4 0 होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए, नहीं तो थीटा 0 होना चाहिए। कॉस थीटा 0 कब हो सकता है? जब एंगल 90 डिग्री होगा। तो परपेंडिकुलर ऑप्शन इज द राइट वन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग लॉन्ग सोलोनाइट, सोलोनाइट का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू 0 एन आई। अगर आप देखोगे इनसाइड में फॉर्मूला कभी चेंज होता ही नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ कॉइल्स भी सेम रहेंगे, म्यू तो कांस्टेंट ही है, करंट इज ऑल्सो सेम, तो यूनिफॉर्म इसका ऑप्शन इज द राइट वन। विच आर ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स -250 डिग्री टेम्परेचर? अभी अगर आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे, मर्क्यूरी, अल्कोहल, क्लिनिकल थर्मामीटर, थर्मोकपल, तो इसमें मैं सी तो डायरेक्टली इलिमिनेट कर दूंगा। रीजन क्या है उसका? बिकॉज क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, उसका जो ये रहता है, जैसे मान लीजिए कि जो यूज रहता है वो अराउंड 25-30 डिग्रीज के लिए किया जाता है, तो उसका कुछ इतना यूज होगा नहीं। अल्कोहल अराउंड -130-140 में ये हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, और मर्क्यूरी तो बहुत ही कम हो जाता है। तो ऑप्शन बचता है दैट इज थर्मोकपल, थर्मोमीटर। इसमें एक सीबेक इफेक्ट यूज किया जाता है, जिसको यूज करके तो आप बहुत क्रायोजेनिक इंजिन का भी टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। अब इसमें क्लियर कट उन्होंने पूछा था, लिक्विड टू वेपर मतलब स्टेट चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। whenever there is a temperature change तो स्पेसिफिक हीट रहता है, whenever there is a state change तो कौन सा हीट रहता है? वही लैटेंट हीट। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द टेम्परेचर, ये तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का ही डेफिनेशन दिया था। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है जहां पे वेपर प्रेशर और जो ओपन वेसल का जो लिक्विड एटमॉस्फेयर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम होता है, उस टाइम में उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सरफेस टेंशन इज करेक्ट? सरफेस टेंशन एक फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, इजी सवाल है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका। अगर आपको एक कप में आपने चाय रखा है, ठीक है, चाय गर्म है, चाय ठंडा होने के बाद क्या होता है? उसके ऊपर लेयर आ जाता है। तो सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड में खिंचाव क्रिएट करता है, मतलब वो लिक्विड को गाढ़ा बनाना चाहता है। तो चाय जब ठंडा था तो लिक्विड गाढ़ा बना है, चाय जब गर्म रहता है तो लिक्विड स्प्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो ये क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई जो गर्म चाय रहता है वो थोड़ा स्प्रेड होता है, और ठंडा चाय के ऊपर एक लेयर बन जाता है। तो ऑप्शन होगा इसमें डी। नेक्स्ट, बॉडी सिंक्स इन वाटर, ये भी इजी क्वेश्चन है। जिस चीज का डेंसिटी ज्यादा रहता है वो डूबता है, जिसका कम रहता है वो वाटर के रिगार्डिंग फ्लोट होता है। सो अगर बॉडी सिंक्स हो रहा है तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी। बी इज द आंसर। वाई फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स इन हैंड बैकवर्ड वाइल चेंजिंग द फास्ट मूविंग बॉल? अभी देखो क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ रहता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अगर एफ दूसरा ऑप्शन रहता है एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसमें एक मतलब होता है कि जो भी बॉलर है कैच करने के बाद में फील्डर उसके हैंड को पीछे लाता है, सो बेसिकली वो फोर्स कम करना चाहता है। बॉल का मास तो सेम ही रहेगा भाई, ठीक है। सो जितना टाइम वो लेगा उतना एक्सेलरेशन कम कम इजी, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कम होते जाएगा, बिकॉज टाइम वो बढ़ा रहा है। सो बेसिकली इसमें जो ऑप्शन होगा टू रिड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। Bottom of a tank containing water appears to be raised. It is a question from the optics, that is refraction application based question है। सोनार ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, साउंड रेंजिंग टेक्निक होता है। सी, विच आर ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज लॉन्गर रेंज? देखो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक आप याद रख सकते हो, वाई एक्स यू आई एम रॉ करके। सो gamma रेस के पास में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहता है तो वेवलेंथ सबसे कम होगा। यहाँ पे आपको लॉन्गर वेवलेंथ बोला है, तो रेडियो वेव्स की तरफ जाओ। रेडियो वेव्स ऑप्शन है कि इसमें नहीं है। उसके पीछे वाला वेव कौन सा है? माइक्रोवेव। तो ऑप्शन कौन सा होगा? माइक्रोवेव, जिसके पास फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहता है और वेवलेंथ उसका थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू अदर्स। फॉर अ मटेरियल अंडर स्टैटिक कंडीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर कोई भी एक मटेरियल है स्टैटिक कंडीशन में तो कौन सा उसके लिए एक आंसर सही होगा? द इंसुलेटर कैन बी चार्ज, मतलब स्टैटिक कंडीशंस, तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एक इंडक्शन रहता है, एक रहता है कंडक्शन, एक रहता है फ्रिक्शन। तीनों के हिसाब को, तीनों को यूज करके आप किसी भी कंडक्टर को प्लस इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हो। सो फ्रिक्शन यूज होता है टू कंडक्ट, टू चार्ज द इंसुलेटर, इन दोनों का यूज होता है टू चार्ज द कंडक्टर। सो सी इज द परफेक्ट ऑप्शन। अ पर्सन कैन सी, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, मायोपिया माइट्रोफाई के ऊपर क्वेश्चन है। पर्सन कैन सी कैनॉट सी द डिस्टेंस, लेकिन पास वाला ऑब्जेक्ट दिखता है। मायोपिया, नियर साइटनेस, शॉर्ट नाइट साइटनेस, ऐसे आंसर्स आते हैं, तो सी इज द करेक्ट वन। द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व फॉर अ सिस्टम, देखो इसमें अभी ट्रिक है। व्हाट इज द ट्रिक? द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, अगर इतना ही स्टेटमेंट रहता था तो इट इज अप्लीकेबल फॉर बोथ आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन इन्होंने एक वर्ड यूज किया सिस्टम, इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स। सो इसका ऑप्शन आता है फॉर ओनली फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम लॉ ऑफ एनर्जी इज वैलिड।
ये भी इजी क्वेश्चन है। सपोज अ बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक बॉल है, ए पॉइंट से थ्रो किया, वो पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट बी के ऊपर गया, जहां पे उसका वेलोसिटी जीरो बन जाता है। वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी इज अ पोटेंशियल एनर्जी। जब वो बॉल नीचे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहता है, काइनेटिक एनर्जी उसका कैसे रहता है भाई, मैक्सिमम। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या करोगे, काइनेटिक। लेकिन पोटेंशियल कहाँ पे होगा, बी, और काइनेटिक कहाँ पे होगा, ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सो ये फिजिक्स के क्वेश्चन थे, काफी सारे क्वेश्चन इजी थे। अगर थोड़ा भी आपने पीवाई क्यूज अगर किए तो पीवाई क्यूज से सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते थे। सो देखते भाई नेक्स्ट, थोड़ा मैं पेपर भी साइड में रखता हूँ, हिस्ट्री एंड बाकी सारे क्वेश्चन अभी इसमें हमें सॉल्व करने। सो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द किसान सभा। तो इसका ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती। जहां पे डिटेलिंग है मैं आपको आपको डिटेलिंग में करूंगा, लेकिन दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चन। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो चालू किया था, इट इज रन बाय द ई रामास्वामी नायकर। ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे और ब्राह्मण के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। चोला इंस्क्रिप्शन एंशंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आता है दैट इज शाला भोगा। अभी ये क्वेश्चन लिव भी किया तो चल सकता था, बिकॉज इतना डिटेलिंग कोई करता नहीं है व्हेन इट कम्स टू द एनडीए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होम रूल लीग। अभी ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था। होम रूल लीग इज बेस्ड ऑन लोकमान्य तिलक एंड एनी बेंजेंट, उन्होंने स्टार्ट किया था। सो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट लोकमान्य तिलक के रिगार्डिंग है, जो उन्होंने बॉम्बे में चालू किया था। एनी बेंजेंट ने चालू किया था ये दूसरे रीजन में, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने दोनों को लीग को सेपरेट भी काम करना स्टार्ट किया था। तो 1 2 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following statement about the ईश्वर चंद विद्यासागर इज नॉट करेक्ट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछना था, दैट इज सोशल रिफॉर्मर के ऊपर काफी सारे बार क्वेश्चन आते, इस बार भी आए थे। द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, ये भी सही है। ही वॉज द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल, ये भी सही है। ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ बेंथम स्कूल, ये भी सही है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज। इसका ये फाउंडर नहीं थे, इनके जो फाउंडर थे दैट इज विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित करके एक सोशल रिफॉर्मर थे। ही फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन। नेक्स्ट, मैजनी पेयर में था, देखो अभी ये दोनों क्वेश्चन में एक रिलेशन क्या है। इसमें भी था विडो रीमैरिज एसोसिएशन और इसमें भी था भाई विडो रीमैरिज एसोसिएशन। अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आपने थोड़ा भी विष्णु शास्त्री पंडित अगर आपको पता है तो ए का सेकंड, तो ए भी कट हो जाता है, डी भी कट हो जाता है। सी और डी में देखो ए के तो दोनों है, डी के भी दोनों है, तो आपको बी और सी में से एक ढूंढना था। सो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने एक तत्व प्रबोधनी सभा भी इस्टेब्लिश किया था। तो सी का 4, तो इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट जाते हैं, एक एक सेकेंड एक सेकेंड, रविंद्रनाथ टैगोर एक जस्ट देवेंद्रनाथ टैगोर था, उनका था 4, सी का 4, राइट राइट। सी का 4 मतलब ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट वन, माय बैड। इन हरप्पन सिविलाइजेशन द ट्रेसेस ऑफ द कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट, जो हरप्पन सिविलाइजेशन था वो बेसिकली फेमस था उसके आर्किटेक्चर्स के लिए। तो उसके बाद उनके कुछ इन्वेंशंस हुए, अलग अलग सिटी में अलग अलग चीजें मिली है, सारी सिटीज उसकी ही है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन था। तो कैनल्स कहाँ पे मिले थे, तो उसका ऑप्शन आता है शोर टू घाई, शॉर्ट टू घाई। नेक्स्ट आता है, अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया था तो इब्न बतूता वाज द फर्स्ट टू रीच इंडिया। तो एक ही ऑप्शन ऐसे जिसमें 4 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सी। बाकी तो आपको पता भी नहीं है तो ठीक था, एक पता है तो उससे भी आंसर आता था। ब्रिटेन वुड सिस्टम, ये थोड़ा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये सारे इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। आईएमएफ जो आपने सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ये थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ये चीज आया था। तो इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन दैट इज डी। मॉनेटरी पॉलिसी से सही है, मतलब रिलेटेड टू कॉमर्स ही आता है, लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होता है उसके रिगार्डिंग है, डील नहीं करता। सेनागुप्तम इज द नेम ऑफ, एक बेसिकली इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, रूलर के नाम है कि प्लेस का नाम है। अभी थोड़ा इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, छोड़ना था ये क्वेश्चन अगर नहीं पता होगा, गेस मत करो ऐसे क्वेश्चन में। यू नेवर नोस कि संस्कृत वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। द रामचरित्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्राष्ट्रा काव्य टेलिंग टू स्टोरी साइमल्टेनियसली रिटन बाय सुबद्दू भत्ती संध्या कार्य एंड कबन। ये भी क्वेश्चन क्या था भाई, सीधा क्वेश्चन छोड़ना था, अगर पता नहीं है तो गेस नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन में। सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एस्टैब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू गाइड द कंट्रोल द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो
लाइक 1991, 1990, 1333, इसके पहले भी इंग्लिश जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे जब आए थे तो उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए थे, चार्टर एक्ट आपने सुने होंगे ये सारे। तो उस एक्ट के बारे में क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर आता है दैट इज पिट्स एक्ट ऑफ 1784 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। अभी व्हाट इज खालसा पंथ? खालसा पंथ एक ऐसे पंथ रहता है जिसमें 5 केस के बारे में कहा जाता है, जिसमें केश, कृपन, ऐसे सारी चीजें बताई गई थी। सो इसका जो फाउंडेशन किया था वो क्या था, सिखों के 10वें गुरु दैट इज गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, इसमें सारे ही गुरुज है। तो इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स आल्सो नोन एज द महान बोली स्पैन। देखो इकोनॉमिक्स के ऊपर 3 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन काफी सारे इजी क्वेश्चंस थे, 5 ईयर प्लान्स के ऊपर बेस्ड थे। तो फर्स्ट फाइनेंस प्लान हेरा एंड डोमन के नाम से जाना जाता है। सेकेंड जाता है जिसमें इसको आप याद रख सकते हो, हेम च गा धर करके। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरान एंड डोमन, सेकेंड आता है महान बोलिस, तीसरा आता है चक्रवर्ती, फोर्थ आता है गैडगिल और एक आता है धर करके। सो महान बेलिस मैन दैट इज सेकेंड 5 ईयर प्लान्स का दूसरा नाम था। एनुअल प्लान्स कब थे? सो बेसिकली 1966 टू 69 3 साल एनुअल प्लान चलाए गए। अभी 1920 टू 23 भी एनुअल प्लान था, लेकिन इसको एक्सीडेंटल प्लान कहा जाता है। 66 69 प्लान थे। प्लान मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इंडिया का वॉर चालू था, चाइना के साथ खत्म हो गया, पाकिस्तान के साथ में था, काफी बार ड्राफ्ट आ चुके थे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान सबसे बड़ा फेलियर था, तो काफी बार इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, इसीलिए उन्होंने ईयरली प्लान उसको डिफाइन किए। और इसी प्लान में आपको पता होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इंडिया में पाया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स समिट के बारे में क्वेश्चंस थे। द फर्स्ट ब्रिक्स समिट, अभी ब्रिक्स पूछा क्यों गया रिसेंटली आपको पता होगा, इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट चालू है यूएसए के अकॉर्डिंगली, और ब्रिक्स का जो समिट है दैट इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज इसमें चाइना, इंडिया और रशिया जैसे स्ट्रॉन्ग नेशंस भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन ब्राजील। तो ये ब्राजील में नहीं हुआ था, रशिया में हुआ था बिकॉज ऑफ फाउंडिंग था इसका। ब्रिक्स समिट वेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली 3 ओकेजन। देखो अभी ये भी थोड़ा डिटेलिंग क्वेश्चन था, अगर पता नहीं तो ये भी क्वेश्चन छोड़ना था। ब्रिक्स समिट इंडिया में 3 बार हो चुका है, लेकिन उसमें से 2 ही बार दिल्ली में हुआ है, एक बार हुआ था गोवा में। सो सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है। सो डी इज द आंसर, दैट इज नाइदर 1 और नाइदर 2। प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट, मतलब जो पहले हुआ है उसको फर्स्ट रखना है, बाकी लोगों को सेकंड रखना है, तभी इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू। अभी पता नहीं होगा तो वापस वापस बोल रहा हूँ, दीज आर ब्लैक होल टाइप क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी पता नहीं तो गेस करके भी फायदा होगा नहीं इस क्वेश्चंस में। ठीक है, सो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब ये जो ढूंढ के निकाला था ये था 1989 में। एडवेंट ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम कहा जाता है, रशिया ने पहली बार किया था, ये हुआ था 1957 में। और लॉन्च ऑफ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम था स्कोर, ये हुआ था 1958 में। अगर आप इसको अरेंज करोगे तो 1957 ये सेकेंड, फिर थर्ड और फर्स्ट, 2 3 1, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? सो देखो तीनों भी थोड़ा ट्रिकी था पॉलिटी भी। राइट टू वर्क इज नॉट द फंडामेंटल राइट, ये तो डीपीएसपी में आता है। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट जो 21 आर्टिकल में आता है, लेकिन ये डायरेक्टली गिवन नहीं था। और राइट टू फ्री कंपल्सरी इट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, लेकिन 6 to 14 साल के बच्चों की था, यहाँ पे 18 था, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। तो एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, सो वो भी कौन सा है, 2 ओनली। इलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करो, उससे भी आंसर आते हैं। Consider the following statement regarding the international organization. The flag of a EU has a circle of a gold star on a white. यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के बारे में बोला था उन्होंने, तो उनका जो फ्लैग है इट इज गोल्डन स्टार नहीं उसके ऊपर, इट इज अ रॉन्ग। द फ्लैग ऑफ अ यूएन कैरीज 2 पेयर्स ऑफ ऑलिव ग्रीन। अभी आप यूएन का फ्लैग अगर देखोगे नेट के ऊपर जाके, तो वहां पे ऑलिव ट्री के ब्रांचेस है, लेकिन वो 2 ब्रांचेस है। यहाँ पे ग्लोब है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे 2 ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2 पेयर्स बोला है। ठीक है, सो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। द एशियन फ्लैग कैरीज ब्लू रेड व्हाइट एंड येलो, इट इज अ राइट स्टेटमेंट। तो एक ही स्टेटमेंट है जो राइट है, बाकी दोनों तो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द पंचायती राज, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। पंचायती राजों में बलवंत, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी, ये सारे कमिटीज प्रेजेंट है। अभिजीत सेन कमिटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर।
अभी यहाँ से आगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन चालू होते हैं। केमिस्ट्री भी काफी बार इजी था, पीवाईक्यूज ही पूछे थे उन्होंने। एक आपको थोड़ा भी क्लिक रहता है फॉर्मूलेस का केमिस्ट्री का। एनालिटिकल सवाल ज्यादा थे रादर देन फैक्चुअल इसमें। द रिएक्शन दैट ऑकर पासिंग थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लाइम वाटर मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको CaOH का फॉर्मूला पता है तो एक ही ऑप्शन था उसमें, बी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली अगर आप ऑप्शन पढ़ते हो तो ये भी काफी बार पूछा जाता है केमिस्ट्री में, एनडीए के क्वेश्चन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में 2 नहीं रहता, उसमें हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज किए जा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। बाकी ए सी डी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज एज अ ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। मतलब स्टमक में एसिड ज्यादा हो गया तो आप बहुत बार सुनते हो कि एसिडिटी हो गया, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के हम यूज करते हैं एंटासिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रेजेंट इन सीमेंट। सीमेंट में क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, तो ये काफी बार एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो सीमेंट के अलग अलग आपको कंपोनेंट्स पता चलेंगे, लाइक बाइलेट, ट्राइलेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम फॉस्फेट, लाइक दैट। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी। ये तीनों यूज किए जाते हैं, एबीसी के शायद नाम भी रहते हैं, इसको बेलाइट कहा जाता है, इसको ट्राइलेट कहा जाता है, ऐसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज ढूंढना है भाई, तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, तो ऑप्शन अलग है, बाकी तीनों तो केमिकल चेंज है। नेक्स्ट जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट मैटर इज अ फिजिकल चेंज, लाइक आइस टू वाटर, वाटर टू गैस। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बहुत केमिकल, सही है भी। ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस, से गलत ही है। मतलब एकदम इजी इजी सवाल किए थे, लाइक चॉकलेट लेवल के क्वेश्चन थे सारे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, सही है भाई, ठीक है। सो आपको क्या पूछना था उन्होंने, नॉट करेक्ट। सो फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता है, तो सी इसमें ऑप्शन राइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मतलब आपको सीधा सीधा भाई होमोजीनियस मिक्सचर ढूंढना था, तो 3 हेटेरोजीनियस होंगे, एक होमोजीनियस होगा। सो फर्स्ट सही है। मिक्सचर ऑफ शुगर क्रिस्टल मिक्स होते नहीं है, आप सैंड और वाटर तो कभी मिक्स होने वाला। सर्कल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो ऑप्शन होगा ए। उसके बाद में एलिमेंट और एटमोसिटी पूछा था। नाइट्रोजन के पास में 2 रहता है, नियॉन के पास में 1 रहता है। अगर आपने इसके करेक्ट ऑप्शन अगर देखे तो इसका जो ऑप्शन आता है दैट इज ऑप्शन ए। बाकी आप कर सकते हो मैच उससे। नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन पूछा है। रेडॉक्स रिएक्शन में पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसे एजेंट होता है जो हाइड्रोजन को लॉस करता है। अगर आपने रिएक्शन देखा तो N2H4 के साथ में जो हाइड्रोजन था वो लॉस हो गया, सो N2H4 बिकम्स द रिड्यूसिंग एजेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द प्यूरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। ये भी इजी क्वेश्चन था, तो रेन वाटर इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। सो बाइकार्बोनेट जो रहते हैं मैग्नीशियम्स एंड कैल्शियम के, जो वाटर को हार्ड बनाने का काम करते हैं, जिसका ऑप्शन आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड 2। तो उसमें आपको टाइप ऑफ रिएक्शन दिया था, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ा दिमाग लगाया तो भी इसका आंसर आता है। तो मैंने भी ये प्रिपरेशन किया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टाइम में, तो मैंने भी ऐसे ही याद रखे थे सारे। अभी देखो डी ऑप्शन अगर आप देखोगे ना, या फिर ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में CaO से और H2O से एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन एक ही हो रहा है, उन दोनों में से एक ही बन रहा है, मतलब वो बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डी वाला अगर आप देखोगे तो उसमें प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, लाइक NaCl2 के साथ जा रहा है, BaSO4 के साथ जा रहा है, तो उसमें 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, जिसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप इसमें देखोगे इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन को चलने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लेना पड़ता है, so इसका जो ऑप्शन आता है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस। भाई ये एनडीए का पेटेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वाटर गैस वाला। सो CO प्लस H2 जो रहता है उसमें वाटर गैस रहता है। अभी सी और डी ऑप्शन में काफी सारे लोगों ने इसमें कंफ्यूजन हो गया था। H2 तो पता था, लेकिन CO रहता है कि नाइट्रोजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है जिसको तुम वाटर गैस बोलते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो अ पेटेंट क्वेश्चन ऑफ एनडीए। आप कार्बन को अच्छे से पढ़ो, कार्बन के अलग अलग एलेक्ट्रॉप्स पढ़ो और उनके आपको फीचर्स याद रखने हैं। सो डायमंड इज अ हार्ड, सही है। एक्सटेंड टू बॉन्ड के फुलरिन इज अ कंपोज ऑफ 5-6 मेंबर्ड रिंग, ये भी सही है। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ग्राफाइट जो होता है इट इज कैन बी थोड़ा हो सकता है, हाँ नीचे वाला ऑप्शन है ग्राफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट, तो सी इज अ रॉन्ग आंसर। सो ये सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। लेट्स स्टार्ट विद द ज्योग्राफी क्वेश्चंस। एपी क्वेश्चंस काफी इजी पूछे थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। पीवाईक्यूज अगर आपने किए तो क्वेश्चंस सॉल्व करना थोड़ा इजी रहता है। सो अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप के लैटिट्यूड्स रहते हैं, उनको कुछ नाम सम देते हैं।
सो जो पहला रहता है इक्वेटोरियल जोन, तो सारे इसमें वन वन था भाई, तो तीसरा ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद में आपने देखा था आर्टिक अंटार्कटिक, अगर आपको पता होगा तो सब ट्रॉपिक जोन सबसे लास्ट में रहता, तो थ्री ऑप्शन देखो सी में लास्ट में, तो इसके भी आप आंसर ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फेल्सपर मिनरल। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ फेल्सपर, द लाइट टू क्रीम सलमन, मैग्नीशियम इज अ कॉमन एलिमेंट इन फेल्सपर। अगर आपको इसका रेफरेंस देखना है तो एनसीईआरटी का 11th स्टैंडर्ड का बुक देखो, 11th स्टैंडर्ड के बुक में ये सारे आपको रेफरेंस उसके मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर आता है दैट इज 1 and 2, जो थर्ड है इसका रॉन्ग है। इट इज नॉट, मैग्नीशियम इज नॉट अ कॉमन एलिमेंट है, इट इज अ दूसरा एलिमेंट उसमें कॉमन रहता है, तो 1 and 2 सही है, तो 1 and 2 ओनली इज द राइट। चर्ड टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स है, थोड़ा डिटेलिंग में गए, ये भी आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा। सो तीन टाइप के सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, केमिकली फॉर्म, ऑर्गेनिकली फॉर्म, मैकेनिकली फॉर्म। तो आप केमिकली फॉर्म में शायद मैंने भी बताया था बहुत बार, पीएचसी करके आपको याद रखना है, पोटैश, हैलाइट एंड चर्ड। तो तीनों की तीनों इसमें सही है। सो सॉरी, हाँ राइट, तीनों की तीनों सही है, लाइक शेल भी है एंड गिसाइड भी। ओशनिक ट्रंचेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी प्लेट मोमेंट, सही है। ट्रंचेस मतलब रहता है, जैसे आपने मरियाना ट्रेंच के बारे में सुना होगा। ओशनिक ट्रेंच एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनिक, जहां पे ट्रेंच है वहां पे वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक होते ही है, तो बोथ 1 and 2 आर राइट। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, वापस बोल रहा हूँ, व्हेन इट कम्स टू द जियो आपको ब्लाइंडली 11th एनसीईआरटी फॉलो करना है, बस उसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है लेकिन इट्स वेरी इजी। अगर आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे तो डायरेक्टली वैसे के वैसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जोन बिटवीन 105-145 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर वॉज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर द पी एंड एस वेव, ये सही है। द शैडो जोन ऑफ पी वेव इज मच लार्जर देन द एस वेव, थोड़ा उल्टा किया, एस का बड़ा रहता है, पी का कम रहता है, सो वन इज ओनली राइट। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनिक आइसलैंड चेन्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द मिड ओशनिक रिज, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, छोड़ना चाहिए था अगर पता नहीं है तो। इसका आंसर आता है हवाई आइलैंड, जो कि अटलांटिक ओशन में आता है। उसका जो फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा अलग इससे होता है, दैट्स वाई उसको इन सबसे अलग किया गया है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सीवियर्स। देखो आप अभी अभी आप सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे, अलग अलग आंसर की जिक्र उन्होंने दिए है, तो काफी सारे लोगों ने इसके भी क्वेश्चंस रॉन्ग किए। अभी आप बोलोगे सर आपने सोर्स कहाँ से उठाया, तो मैं सिंपली एनसीईआरटी का बुक लिया, 11th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आपने थोड़ा ट्राई किया तो। ठीक है, तो इसका तीनों की तीनों सही, इसके 1, 2 एंड 3 वेव्स के हिसाब से पूछा था, प्लस वेव का फीचर आपको इसमें पूछा गया था। लास्ट आता है, which of the following statement reference to the forming soil forming। अभी this is also a question of like थोड़ा डिटेलिंग क्वेश्चन था, पीजी के लेवल पे या फिर ग्रेजुएट लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते, लेकिन उन्होंने इस बार एनडी में पूछे थे सॉइल फॉर्मिंग। ट्रांसलोकेशन उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, और एक इसमें अलग अलग चीजें होती है, सॉइल के अलग अलग लेयर्स रहते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, उसका ये सवाल था। सो अगर आपको पता नहीं है तो ये भी सवाल आपको छोड़ना था, हालांकि इसके दोनों भी स्टेटमेंट सही है। Consider the following statement. A climatology question है, reference to the structure of Earth. Thickness of the troposphere is greatest at the equator. The air temperature of tropopause is highest above. The temperature in the troposphere decreases at the rate of 1 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, तो तीसरा भी गलत हो गया। ठीक है, सो सेकेंड भी गलत है। टेम्परेचर हाइट के हिसाब से डिपेंड करता है, ट्रोपोपॉज में तो एक सिंपल चीज है, ट्रोपोपॉज तो सारे इसमें सेम ही होगा, जैसे इक्वेटर के ऊपर है वैसे ऊपर भी होगा, हाइट बढ़ाते जाओगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आता है, ये भी गलत है। सो फर्स्ट वन ओनली जो सही है। Which of the following are the factors causes the variation in the amount of insolations in the, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स सही है। ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर भी, तो 1, 2, 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, consider the following condition favorable for the formation and the intensification of tropical storm। तो प्रेजेंस ऑफ कोरिलेसिस 4 भी लगता है, अपर डाइवर्जेंस अबो द सी लेवल एंड हाई वेरिएशन इन द वर्टिकल स्पीड। वापस बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड का देखो, उसमें ये सारी चीजें दी गई है, तो हाई वेरिएशंस नहीं रहता है वहां पे, लो वेरिएशन चाहिए, तो 1 and 2 ओनली, डायरेक्टली सवाल उठाया एनसीईआरटी में से वर्ड टू वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशन करंट, ये चारों फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, हीटिंग भी करता है, सोलर एनर्जी, दैट्स वाई टेम्परेचर डिफरेंस कनेक्ट हो जाता है, तो 1, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशन करंट, तो वार्म ओशन करंट में दो टाइप के करंट्स रहते हैं ओशंस में, एक रहता है कोल्ड, दूसरा रहता है वार्म। सो फर्स्ट टू अगर देखोगे और नेक्स्ट टू फॉकलैंड और वेस्टलैंड,
तो इसमें से अगर आप देखोगे तो नीचे वाले दो कोल्ड है, पहले वाले दो वार्म है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ आसाम शेयर बॉर्डर्स इन हाउ मेनी अदर कंट्रीज एंड इंडियन स्टेट। तो अगर थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको मैप पता है तो आप आंसर ला सकते हो, 2 कंट्रीज एंड 7 इंडियन स्टेट रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थ ईस्ट रिवर बेसिन ऑफ द ए, तो इसका आंसर आता है बेसिकली मही। मही रिवर थोड़ा फेमस भी है, आप इसके बारे में देख सकते हो। चलो लेस, लैटरेटिक सॉइल, ये भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। लैटरेटिक सॉइल इन रीच इन द पोटैश, पोटैश की इसमें रीच होता है, एक ही इसमें फोर्थ, इसका ऑप्शन आता है डी। नेक्स्ट, बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी, ये भी सही है। बाजरा जो रहता है ज्वारी के तरह ही ये काम करता है, और बाजरा प्रिडोमिनेटली ग्रोन इन द स्टेट लाइक, जहाँ पे पानी कम रहता है वहां पे ये ग्रो किया जाता है। सो बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट आता है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा डीलिंग किया था, सिटी पूछा था, पहले स्टेट पूछते थे लेकिन इस बार उन्होंने सिटी पूछा डायरेक्टली। सो मैच दी पेयर्स में अगर आपको पता होगा बिलासपुर वगैरह है, छत्तीसगढ़ में आता है, तो उसके किस लिए फेमस है। बालाघाट आता है एमपी में, बल्लारी आता है कर्नाटका में। दीज आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस है, इसके हिसाब से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन सी। Which of the following is not a beneficiary state from the विद्यांचल पावर प्लांट ऑफ द एनटीपीसी, नेशनल जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रहता है, उसमें से कौन सा स्टेट बेनिफिशियरी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश, इसका लोकेशन आपको चेक करके आंसर देखना था। थर्मल पावर प्लांट है लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये थोड़ा केमिस्ट्री के क्वेश्चन चालू हो गए, डार्विन ने बुक लिखा था, तो आप सॉरी बायो के क्वेश्चन है सारे, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएमओ, ये आता है जिनेवा, जिनेवा आता है स्विट्जरलैंड में। ए, द ऑप्टिमम पीएच एट विच एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन इज एंजाइम जो पाया जाता है स्टमक के अंदर, एंड ट्रिप्सिन पैंक्रेटिक जूस रहता है, तो एक एसिडिक है, दूसरा है अल्कलाइन। तो ऑप्शन ऐसा, इसका अगर ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। हाँ राइट। उसके बाद में आता है द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ, उसको टाइडल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीनेटेड, वेन्स आती है डीऑक्सीनेटेड, दिस इज एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और उसी में वो आपको घुमाया, तो बी ऑप्शन था, विच इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द फंक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय द हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन रहता है, सेरेबेलम भी कहा जाता है उसको, स्मॉल ब्रेन कहा जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ वो कनेक्ट होता है। सो जो भी अपने इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो उसको कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आयोडाइज साल्ट, साल्ट यूज करता रहता है, इसमें माउंटेन्स रीजन में दिया जाता है गॉइटर होने के कारण, और गॉइटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन का डिफिशियंसी होता है, दैट इज थायरोक्सिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है, जो हार्मोन से वो कौन सिक्रीट करता है, तो उसमें लिए दो अलग अलग ये दिए, ओवरी दिया है, सिबेसिस ग्लैंड दिया है, तो इसका ऑप्शन आता है सी, दैट इज ओरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। एफएसएच करके फॉलिकल हार्मोन सिक्रीट करता है, यूरी ओरी करता है ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, अब अगर आपको पता नहीं होगा तो आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज दो ब्लड सेल्स अगर होंगे तो डब्ल्यूबीसीज में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, तो उसमें से एक टाइप होता है, इसको कहा जाता है लिम्फोसाइट्स, जो एज अ एंटीबॉडी एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। डीएनए एमएनसी करके आपको याद रखना था, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ऐसे चीजें जिसमें डीएनए खुद का पाया जाता है, राइबोसोम्स, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अभी लास्ट जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके था, ऑस्ट्रेलिया हॉकी टीम का क्वेश्चन पूछा था, मैक्सिमम लोग कंगारूस करके है, जो कि रॉन्ग है। इसका था कुकबरूज, छोड़ना चाहिए था क्वेश्चन अगर पता नहीं है तो। 150 ईयर्स एक इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट किया, ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम था आईएमडी, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो क्लाइमेट के बारे में काम करता है। जलवाहक, इसके बारे में पूछा था, जलवाहक इज अ स्कीम, इट इज नॉट नेवी का। ये अगर आपको पता होगा, अगर आपने नेवी के बारे में पढ़ा है, तो हर बार उसके सामने आईएनएस लगाया जाता है, चाहे वो सबमरीन होगा चाहे वो शिप होगा। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज टू ओनली। हाउ मेनी रूरल डिस्ट्रिक्ट, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, मनेरा के बारे में क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन था 740, 741 करेक्ट आंसर चाहिए, लेकिन 740। नीति, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव डज द नीति आयोग सपोर्ट इंटरेस्टेड स्टेट्स टू एस्टैब्लिश द स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो आंसर है, एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा, इसका इसका आंसर आता है दैट इज स्टेट सपोर्ट मिशन, सी। नेक्स्ट, बॉक्साइट क्रोमाइट मैक्सिमम डिपॉजिट किस में पाए जाते हैं, तो ये आता है उड़ीसा में, उड़ीसा झारखंड जो अपना ईस्टर्न पॉइंट आता है वहां पे मैक्सिमम रहता है।
नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में पूछा गया सवाल था। नेशनल वी सेलिब्रेट इट ऑन 11th में, सही है, लेकिन इस बार का जो थीम था वो थीम स्कूल टू स्टार्ट इग्नाइटिंग में ये नहीं था, उसका थीम था एम्पावरिंग सस्टेनेबल, ऐसे कुछ तो भी उसका थीम था, तो सेकंड इज रॉन्ग, तो वन ओनली इज द करेक्ट। नेक्स्ट, रामासर साइट 2025 में 6 दिए थे, उसमें से इसमें से कौन से साइट है आपको पूछा था, तो इसमें 1 और 2 दो ही ऐसे साइट थे जो रामासर साइट थे। एक तो नहीं था, ये ऑलरेडी 2000 शायद 5 में इंक्लूड किया गया था। क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली के बारे में सारो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो ऑप्शन होगा 1 2 3। किसी भी पर्सन के बारे में कोई गलत तो बोल नहीं सकता है, थोड़ा गेस करके तो आंसर आ सकता था। दीज आर द क्रिप्टो करेंसीज, ये लास्ट क्वेश्चन था गैट की, इसका क्रिप्टो करेंसी इनके सारे नाम है। सो व्हाट, मेरे हिसाब से जो गैट का जीके वाला पार्ट था दैट इज गोज इन द मॉडरेट लेवल। जीएस वाला पार्ट था वो इजी था, एनीवन इंग्लिश भी इजी था। इफ यू कंपेयर की लास्ट ईयर के साथ अगर कंपेयर करोगे, थोड़ा भी आपने, तो आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्कोर देखो कितना आता है क्या आता है, उसके हिसाब से वी कैन प्रेडिक्ट द स्कोर ऑल्सो। अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर की अगर चाहिए तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और उसके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एंड जय हिंद।